हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स में मैथ ए के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ ए का जो पार्ट 3 है उसको डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिस्कस कर रहे थे? बेसिकली हम मैथ ए में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो उसका पार्ट 3 हमने स्टार्ट किया था। तो देखो पार्ट 1 और 2 में हम बेसिकली कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे थे? जो जेवीटी का जो सीईटी हुआ 2020 में, उसका जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसको हम क्या कर रहे थे? सॉल्व कर रहे थे। सीरीज बी को सॉल्व कर रहे थे। 51 से लेकर 59 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। इनको जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन थे उनको पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 2 में हमने 59 से लेकर 66 तक के जो क्वेश्चन थे, बेसिकली 60 से लेकर 66 तक के क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे। और आज हम डिस्कस करेंगे टुडे जो आज का जो पार्ट 3 है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग बचे थे 67 से लेकर 75। तो कुल बनते हैं 25 क्वेश्चन। तो ये एक जस्ट नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन थी कि बेसिकली चल क्या रहा है। तो इसका जो सीईटी जेवीटी का 2020 में हुआ था उसको सॉल्व कर रहे थे। तो पार्ट 3 जो है वो आज इस सीईटी जो हुआ है इसका लास्ट पार्ट रहेगा। सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के साथ। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको ध्यान से देखिए और खुद करने की पहले ट्राई कीजिए उसको करने की। अगर नहीं होता तो फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि शंकु का आयतन डैश है। वो हमसे पूछना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ कौन। ये बेसिकली हमसे फार्मूला पूछना चाहता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो मैंने बेसिकली, अगर आपने मेरे प्रीवियस मैथमेटिक्स के जो पार्ट 1 और 2 को देखा होगा तो वहां पर मैंने ये चीज आपको बताई थी। ठीक है, शंकु एक 3D शेप है जिसको आप स्पेस में देख सकते हैं। शंकु, एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, हमारे फार्मूले भी। एक ऐसी फिगर होगी, ठीक है, इस तरह की फिगर को बोलते हैं शंकु। ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है इसकी हाइट। और ये होती है शंकु की स्लांट हाइट, रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय एल। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में अगर आपको बोलूं कि ये शंकु खोखला है तो आप इसके अंदर कितना पानी भर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी इसके अंदर आ सकती है, वो चीज रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को निकालने का तरीका है, का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेसिकली एक मान होता है जिसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू 22/7 के अप्रोक्सीमेट इसको लेते हैं। एच जो है इसकी हाइट होती है, आर जो होती है इसकी रेडियस होती है, और यही हमारे पास 2-3 टर्म है। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ कौन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ऑप्शन में पूछ रहा है तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो शंकु के बारे में इस एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक होती है ये तो इसका वॉल्यूम कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी। ठीक है, अच्छा एक होता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया, जो इसका शंकु का कर्व। तो कर्व जब की बात होती है तो सिर्फ इतना लिया जाता है। ये नीचे वाला सर्कल जो है इसको कर्व होती है, जो एक फिक्स्ड फिगर नहीं बन रही हो, ये वाली चीज जो, ये ना तो त्रिभुज है
है ना। यहाँ पर ये फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक टोपी देखो, वहां का जो सर्कल है उसको निगलेक्ट कर दो, बाकी जो जगह बची ऊपर से टोपी सी, वो वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व बन रहा होता है, वक्र बन रहा होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। और देखो वॉल्यूम की जो बेसिक यूनिट है वो है घन मात्रक, मतलब जो यूनिट घन मात्रक या मात्रक का घन कर देना, तो ये साथ में जरूर लगाना आपने। और ये एरिया है तो एरिया का क्या होता है? वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक। अच्छा, एक हो गया कर्व सरफेस एरिया, एक हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल में हम ये कर्व आ गया और टोटल में जो बचा है वो भी ले लेंगे, ये वाला। तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर एल प्लस सर्कल का ऐड कर लीजिए पाई आर स्क्वायर। तो इसको में से पाई और आर दोनों के पास कॉमन है, तो बचा क्या? एल प्लस आर और साथ में वर्ग मात्रक। ये चीज जरूर लिखनी है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया। तो शंकु के बारे में ये तीन फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। और एक बार ये पूछा जाता है कि एल क्या होगा, जैसे ये एच, इसको मिटा देते हैं अब, ये आ गया एच, ये आ गई आर, तो ये एल क्या होगा? तो देखो ये कौन सी त्रिभुज बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो एल निकालना हो तो एल क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना। जब हम समकोण त्रिभुज बनेगी ना, तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल का मान निकल के आ जाएगा। ये तो वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपने ये ध्यान रखनी। देखो फॉर्मूले पूछे जा रहे हैं, वॉल्यूम का पूछा, इससे पीछे उसने पार्ट 1 में ये पूछा हुआ था, कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है, और अभी आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें उसने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं। तो सिर्फ शंकु से ही तकरीबन 5 नंबर बन रहे थे इस एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट जो है ये फिगर रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन की एनालिसिस या अंडरस्टैंडिंग। मूव करेंगे हम 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए उसको, समझिए, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? ठीक है जी। 15 वर्कर लगे और उन्होंने 48 घंटे, प्रत्येक जो 48 सभी ने मिलकर कितने घंटे काम किया? 48 घंटे, 48 आवर तक उन्होंने काम किया और ये वाली जो हमारे पास एक दीवार थी वो बन गई। ठीक है जी। दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि अब हमने क्या करना है, ये काम जो है वो 48 घंटे में नहीं करना है, वो चाहता है कि ये काम 30 घंटे में हो जाए। तो उसके लिए कितने आवर लगेंगे? तो मैंने मान लिया x आवर, x मैन, ये x वर्कर लगेंगे। अच्छा, मान लो मैंने 30 घंटे काम किया और मेरे पास कुछ आदमी थे, पता नहीं कितने थे, लेकिन फिर वो आदमी मैंने लगाया और ये काम, दीवार फिर बन गई। तो दीवार तो दोनों तरफ बन गई ना, बस यही तो रिलेशन ढूंढना था। बनी तो दीवार ही है ना, हुआ तो वो d और d बराबर ही होंगे, क्योंकि काम तो इस तरफ ही कर लेंगे। ये x बंदे जब मैं यहां पर सेट करूंगा तो काम दीवार तो वो भी बना देंगे। बस कंडीशन ये है कि बंदे कितने रखने हमसे, ये पूछना चाहता है। ठीक है जी। अच्छा, काम तो सेम है ना, तो सेम है, ये d और d कैंसिल हो गया, फिर काम तो सेम है, क्योंकि d यहां पर डिवाइड कर रहा है तो उस तरफ जाएगा, तो बेसिकली काम तो सेम है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैंने क्या निकालना है, जो चीज निकालनी थी वो इस एक तरफ रखो, बाकी सब इस तरफ ले आओ। तो 15 वर्कर इंटू 48 आवर। ठीक है जी। ये 30 यहां पर गुणा कर रहा है, इस तरफ क्या करेगा, भाग, तो 30 आवर बराबर है x वर्कर। अच्छा, आवर से आवर कट गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 24 दूना 48, तो 24 वर्कर, 24 वर्कर इज इक्वल टू x वर्कर। क्या वर्कर कितने आ गए? फिर मैं मान रहा था कि वो x वर्कर होंगे, तो x वर्कर का मान कितना आया? 24। मतलब यहां पर क्या रखना है? 24 वर्कर। यही तो हमसे पूछना चाहता था भाई। अगर 15 वर्कर 48 घंटे में किसी दीवार को बना सकते हैं, तो वही दीवार अगर मेरे को 30 घंटे में बनानी तो 24 वर्करों की जरूरत होगी। ठीक है, 30 घंटे में अगर मैं बनाना चाहता हूं तो 24 वर्कर चाहिए, क्योंकि वर्कर बढ़ाऊंगा तभी तो टाइम कम होगा, है ना। तो इस तरीके से
देखो क्या किया मैंने, ये काम हो गया। दोबारा जब मैं x बंदे लगाऊंगा और 30 घंटे काम करूंगा तो काम तो फिर भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों काम बराबर है, मैं इनको बराबर कर सकता हूं। ठीक है, अब मेरे को ये x वर्कर वाली चीज निकालनी है, तो मैं इसको उठा करके, ये काम बराबर है तो ये बराबर है किस तरफ, ये गुणा कर रहा है तो इस तरफ आके क्या करेगा, ये भाग। मैंने काटा, x वर्कर का मान कितना आ गया, 24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 68। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए उसको भी। 69 क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कॉन का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा? ठीक है जी, पहले तो ये बोल रहा है हमारे पास एक शंकु है। लो जी, शंकु तैयार हो गया। मैथ को आप जब तक फील नहीं करोगे ना तब तक करना, इसको काफ़ी समझना काफ़ी मुश्किल होता है। ये होती है इसकी रेडियस। अच्छा, मैं रेडियस यहाँ से, सर्कल जब आपके पास शंकु होगा तो यहाँ से लेकर अगर ये मैं इस कोने तक एक लाइन खींच दूँ तो इसको बोलते हैं व्यास। तो मैं सिंपल लिख दूं, डायामीटर बोलते हैं इसको। तो डायामीटर क्या होता है, r प्लस आर, क्योंकि ये एक r, ये दूसरी r, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r होता है कि नहीं होता है? ध्यान से देखो, व्यास को दो गुना त्रिज्या होता है, क्योंकि त्रिज्या का डबल करोगे तभी तो आपके पास व्यास आ जाएगा। ठीक है, उसने बोला है कि ऊंचाई 9 है, जो हाइट मैंने आपको बताया था हाइट होती है ये वाली, कितनी है, 9। तो हमसे पूछना चाहता है कि व्यास ज्ञात करो, हमसे ये डी जानना चाहता है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि डी क्या होगा। ठीक है, और इसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। इस शंकु का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा है घन मात्रक को। जो मात्रक था हमारे पास सेंटीमीटर, उसका हमने घन किया हुआ है। घन का मतलब होता है घात 3, है ना। इसने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, कई बार वो लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखता है। अच्छा जी, ये चीज मेरे को गिवन है और एक h पता है, एक वॉल्यूम पता है और एक h पता है, h है 9। अच्छा, और मेरे को निकालना है d, डायमीटर, इसका व्यास। ओके जी। अच्छा, किसी तरह अगर मेरे को रेडियस पता चल जाए, रेडियस अगर मान लो मेरे को r का पता चल जाए, मान लो r आती है 7, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, मतलब त्रिज्या से बढ़ते हुए आप दूसरे कोने पर पहुंचना है। तो 7 ये और 7 ये 14 हो गया व्यास, क्योंकि व्यास तो ये वाली चीज होती है ना। ठीक है, तो किसी तरह आर पता लगाने की कोशिश करते हैं। देखो वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, अभी फार्मूला पूछा हुआ था उसने। वॉल्यूम ऑफ कॉन, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है, क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये आयतन होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन तो मेरे को उसने दिया भी हुआ है, कितना है, 48 पाई, है ना, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 48 पाई वो तो मात्रक तो लास्ट में ऐड कर देते हैं हम, और ये 1/3 के आपस में बराबर होंगे। पाई r स्क्वायर कितना था, r हमें पता नहीं है, और h कितना है, h 9। ठीक है, ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि मैं अगर निकालता तो यही निकल के आता। तो 3 से 9 कट गया तो 3 आ गया, और 3 से 3 यहाँ गुणा कर रहा है, इस तरफ भाग करेगा तो 16 48, और पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 16 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब मेरे को r निकालना है, तो ये तो हो गया 16, तो इसको मेरे को r निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 4, प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन r एक रेडियस है, लेंथ है तो पॉजिटिव होगी, तो प्लस 4 कंसीडर करेंगे, तो r का मान आ गया 4। अगर r आई 4 तो d कितना हो गया, d क्या होता है 2r, तो 4 दूनी 8, ये 4 प्लस 4 कितने हो गए 8। तो कौन सा ऑप्शन सही रहा, फिर ऑप्शन नंबर आपके पास करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखो एक बार इसको जर्नल समझते हैं। मेरे को दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, उसने बोला था मेरे को वॉल्यूम पता था, इसने बोला वॉल्यूम ही है और h ही है, आपको d बताना था।
वॉल्यूम मेरे को पता है, लेकिन मैं वॉल्यूम निकाल भी तो सकता था फार्मूले की मदद से। ठीक है, मैंने इनको, अगर मेरा निकाला और फॉर्मूले का निकाला बराबर आना, तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। फिर मैंने देखा यहां से मेरे को आर मिल गई। आर कितनी मिली? 4। अगर आर 4 है तो डायमीटर कितना होगा? रेडियस का दुगना होता है डायमीटर, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। तो देखो, अगर आपको फार्मूले नहीं याद, तो शंकु से रिलेटेड ये मेरे ख्याल चौथा क्वेश्चन है। तो शंकु पर काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके फार्मूलों को याद रखना चाहिए हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ मूव करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो। 70 क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। अच्छा, घन होता क्या? घन के दो मतलब है ना। अगर आप नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो, नंबर सिस्टम में घन, जब घन शब्द का यूज होगा नंबर सिस्टम में, तो इसका मतलब है किसी की घात 3। जैसे मैं बोलूं 3 का घन निकालो, मतलब कि 3 की घात 3 निकालो, 3 3 होते हैं 27, तो 3 का घन 27 आ गया। अच्छा, एक घन होता है अगर आप ज्योमेट्री की बात कर रहे हो, ज्योमेट्री या ज्योमेट्री की बात करोगे, ज्योमेट्री की, या किसी फिगर की बात करोगी, फिगर की, ज्योमेट्री की, तो घन का मतलब होता है एक ऐसी एक 3D शेप ना, एक ऐसी 3D शेप। मैं आपको घन का मतलब बताऊं, एक ऐसी 3D शेप जिसके, तो ड्रॉ कर लेते 2 मिनट को, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको। हम लूडो नहीं खेलते, लूडो, उसके हमारे पास जो, उसको उछालने के लिए, लूडो को उछालने के लिए जो हमारे पास होती है ना, एक गिट्टी सी होती है, वो बेसिकली घन, वो जो शेप होती है उस आकृति को बोलते हैं घन। जिसकी देखो चारों, बेसिकली क्या होगा, सारी साइडें आपस में बराबर होंगी, सबका मान एक जैसा ही होगा, सब बराबर होंगी। अगर एक 5 है तो सारी 5 होंगी फिर। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे एक मान लो एक साबुन की पेटी नहीं आती, साबुन की पेटी, ऐसे साबुन की पेटी लो ना अपन, जो वर्ग बना रही हो, वर्ग इन द सेंस की उसकी सभी साइड आपस में बराबर हो, है ना। वो ऐसी पेटी, बेसिकली जो पेटियां वगैरह होती है ना, वो मैक्सिमम टाइम आपको घन में देखने को मिलती है, पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसकी सारी की सारी फिगर जो है, उसकी जितनी भी लंबाई है वो सब एक मेजरमेंट की होनी चाहिए। अगर एक 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी 12, तीसरी 12, सारी 12। ठीक है, तो उस आकृति को बोलते हैं घन। घन इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्यूब। ठीक है, अच्छा, अगर अब यहां से आपने इमेजिन क्या करना है, मान लो एक पेटी है आपके पास, ये पेटी थी, ठीक है, ये थी। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब क्वेश्चन पे आते हैं घन, तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। घन एक ऐसी मान लो पेटी होती है जिसकी सभी साइडें आपस में बराबर होती है। सिंपल, आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, सभी साइडें बराबर हैं, ये वाली साइड भी बराबर होगी। ये उतनी सही से बनी नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो आप। ठीक है, अच्छा, इसके कितने किनारे होते हैं? किनारे कितने होते हैं? मेरे को एक बात बताओ, एक पेटी को अपने माइंड में लाओ, कितनी साइड होती है? एक किनारा ये वाला हो गया, एक ये ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 2। देखो, एक ये, एक उसके अपोजिट 2, एक ये 4, और एक ऊपर और एक नीचे 6 किनारे होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूं कि सिर्फ आपने सारों की बात नहीं करनी है, सिर्फ इस वाले की बात करो, बाहर वाली जो किनारा बन रहा है, ये ऐसा एक किनारा बन रहा होगा ना, ऐसा एक किनारा होगा कि नहीं होगा? इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो ये क्या बन गया? वर्ग बन गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक किनारे की बात करूं, एक किनारे का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या a² होता? तो 6 किनारों का क्या होगा फिर? a² नहीं होगा, और वो भी कहां का? पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर का। तो 6 किनारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहां से एक फार्मूला ड्राइव हो गया कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
6a² और वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग मात्रक। ये चीज क्लियर हुई नहीं कहीं? कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया मैंने, ये चीज होगी कि नहीं होगी? ध्यान, ये चीज समझ में आई आपको? देखो एक पेटी है, उसके बाकी किनारों को, 6 किनारे होते हैं, 6 को छोड़ दो, सिर्फ एक किनारे की बात करो तो इस तरह की आपको शेप दिखेगी। और ये तो बन गया वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, मतलब a गुणा a² होगा। ठीक है, अब 6 किनारे होते हैं तो 6 किनारों का क्षेत्रफल क्या होगा फिर? 6 गुणा a²। भाई यहां पर 6 से गुणा कर दिया तो यहां पर भी 6 से गुणा तो करना पड़ेगा, तो 6a²। तो ये कौन सी फिगर है? घन। और घन का पृष्ठ, जो पृष्ठ थे उनका क्षेत्रफल निकाल रहे, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a² हो गया कि नहीं हो गया? याद नहीं रखना है, बस चीजों को समझना है। हो गया 6a²। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहां तक तो मैंने आपको डिराइव करके बता दिया ये कैसे है। हमें ये बोल रहा है कि एक घन है, मान लो वो बड़ा घन ये वाला है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर। ये वाला जो घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये पूछना चाहता है कि इसकी एक भुजा क्या होगी? ये इसकी एक भुजा का माप कितना होगा? ये तो मैंने माना ना, बट वो एग्जैक्ट नंबर पूछना चाहता है कि एक ऐसे घन का क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी एक भुजा का माप क्या होगा? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? मैंने क्या किया, मान लो मैंने मान लिया कि इसकी भुजा a थी, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता? 6a²। और जब मैं 6a² को निकालता तो ये आता, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट है ना, 600 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो बाद में लगाएंगे पृष्ठीय, ये आता सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ ठीक है, आता। अच्छा 6 यहां गुणा कर रहा है, उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो a² का मान कितना आ गया? क्या 100 नहीं आ गया? अच्छा मेरे को a² तोड़ना चाहिए, मेरे को तो a चाहिए। a मतलब क्या मानी है मैंने? भुजा। तो मेरे को वर्गमूल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर को काटने के लिए मेरे को इसकी घात 1/2 करनी पड़ेगी। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो a का मान कितना आता है? ±10 आएगा। लेकिन क्योंकि a जो है वो एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी -10 नहीं हो सकती, तो a कितना आ जाएगा? 10। और कौन सी यूनिट? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। सीरीज बी सॉल्व कर रहे हैं हम, ऑप्शन सी। देखो मैं ये बोल रहा था कि ये कुछ नहीं है, चीजों को समझने की देरी है बस। देखो एक घन था, उसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन मेरे को इसका फॉर्मूला भी तो पता था 6a²। तो जब मैं 6 मान लेता, मैं a इसकी भुजा है, जब मैं a को मान करके निकालता तो क्या 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। अगर आता तो मैं अब इसको सॉल्व करके a का मान इजीली निकाल सकता हूं। जो चीज निकालनी होती है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। 6 उस तरफ गया तो डिवाइड करेगा, 100 आया। अब मेरे को a² थोड़ा चाहिए, मेरे को तो सिर्फ a चाहिए, क्योंकि मैंने a मानी है वो लेंथ, तो a मानी है, तो मैंने दोनों तरफ वर्गमूल किया। वर्गमूल करने से स्क्वायर जब भी अंडर रूट को काटता तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आते हैं, बट एक लेंथ है, अगर लेंथ है तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए a का मान क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी। ठीक है, मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ध्यान से देखिए इसको और कोशिश कीजिए करने की। वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो बेटर है, अगर नहीं कर सकते हैं तो सीखिए। ये कह रहा है 71 क्वेश्चन, दो हमें लीनियर एक्सप्रेशन है वो आपस में इक्वल कर रहे हैं। 2x - 1 बराबर है 14 - x, तो x का मान क्या होगा? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? ये बोल रहा है कि मैं ऐसा x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये मान बराबर आ जाए, है ना, ये और ये साइडें आपस में बराबर हो जाएं, ये हमसे पूछना चाहता है। अच्छा मान लो मैं एक रखता हूं, एक रखा तो 2 एकम 2 - 1 1 आ गया, और यहां पर एक रखा तो 13, क्या ये बराबर होते हैं? नहीं। अच्छा 2 रखता हूं, और 2 रखा तो 2 2 4 - 1, यहां पर आ गया 3। जैसे मैंने 2 रखा तो 3, और यहां पर आ गया 10, तो ये भी बराबर नहीं हुए। अच्छा 4 रखता हूं, तो 4 रखने के बाद 4 2 8 - 1 7, और
14 माइनस 4 ये भी 10, ये भी नहीं आएगा, ये 12 आएगा वैसे, ठीक है। ये भी बराबर नहीं होते, 5 रखते, 5 है ना, 5 दूनी 10 माइनस 1 9 और 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, क्या बराबर आ गए। तो x का क्या मान रखा कि तो x बराबर है, मैंने 5 रखा तो ये x बराबर 5 ही हमारा क्या आ गया, राइट आंसर। लेकिन ऐसे थोड़ा ना निकालना है, ऐसे अगर ऐसे निकालना लगता मैं तो मान लो 100 पे आता तो फिर तो 3 घंटे तो मेरे को ये इसी क्वेश्चन को करने में लग जाने थे ना। लेकिन वो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है जो x वाली टर्म है वो आपने एक तरफ लानी है और बिना x वाली टर्म आपको बराबर के जो इक्वल टू का साइन है उसके दूसरी तरफ लेके जानी है, ठीक है। जैसे 2x यहां पर ऑलरेडी है, ये जो माइनस का x है ये इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का x। तो प्लस का x बन गया, क्योंकि साइन चेंज कर जाते हैं जब इक्वल टू के दूसरी तरफ आते हैं तो साइन चेंज करेगा। माइनस का x इस तरफ आया, प्लस का x, ठीक है। उस तरफ 14 था, अब ये माइनस का 1 दूसरी तरफ गया तो साइन चेंज करके क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया, 15। 3 से 15 कट गया तो कितना आ गया, क्योंकि मेरे को तो x निकालना है, यहां 3 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग करेगा ना। तो x का मान यहां पर 3 यहां चला जाएगा ना, या लिख ही लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो x का मान कितना आ गया, 5। और वैसे भी कितना आया था, 5। तो ऑप्शन कोई होगा उनमें से वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन था सी, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। बेसिकली आंसर की में आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने का हमारा मोटिव ये है कि सॉल्व हो कैसे रहे, है ना, कैसे हो रहे हैं ये सॉल्व, वो हम सीखना चाहते हैं कि ये आंसर आए हैं, वो तो आंसर की में भी दिए हुए हैं, लेकिन कैसे आए हैं वो हम अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर हमने, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, 72 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। यह कह रहा है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, मान लो रवि की, मैंने मान लिया रवि की वर्तमान आयु है x, ठीक है जी। आज मान लो रवि की जो आयु है आज जो वर्तमान में, मैं लिख लेता हूं, मैंने मान लिया कि वर्तमान में जो रवि की, लिखना नहीं होता वहां पर, सॉल्व थोड़ा ना कर रहे हैं हम इसको, जस्ट हमें आयु मान लो वो मान लिया आज x है, उसकी x वर्ष है। तो जब 15 साल बीत गए, इसके बाद जब 15 साल और हो जाएंगे तब उनकी आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी ना, x प्लस 15 हो जाएगी। लेकिन ये बोल रहा है कि x प्लस 15 तो होगी, लेकिन और एक चीज और है, जब आप x प्लस 15 करोगे तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग होगी ना, आज अगर हम x माने तो 15 साल के बाद x प्लस 15 हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे थोड़ी ना बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उसकी जो 15 वर्ष बाद उसकी आयु जो है वो उसकी वर्तमान आयु की 4 गुना हो जाएगी, मतलब 4 गुना x हो जाएगी। बोले जो उसकी आयु आज है ना x, वो 15 वर्ष के बाद उसकी आयु को जब हम 4 से, आज की आयु को 4 से गुणा कर देंगे तो जो आयु आएगी वो उसकी 15 वर्ष बाद आयु होगी। तो एक जो मैंने निकाली वो और एक जो इसने दी है वो, क्या वो दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी। देखो ये कह रहा है रवि की आज आयु है, मैंने मान लिया रवि की आज आयु x, तो मैंने अगर आज x है तो 15 साल के बाद क्या होगी भाई, x प्लस 15। आज रवि की आयु अगर मान लो 2 वर्ष है तो 15 बाद 15 प्लस 2 17 हो जाएगी, वही ना, पर मेरे को यहाँ एग्जैक्ट थोड़ा ना पता है, x मान ली मैंने तो x प्लस 15 होगी 15 साल। लेकिन उसने ये बोला है, ये तो उसने थोड़ा ना बताया, उसने ये बोला है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो उसकी आज की आयु है उसका 4 गुना हो जाएगी। उसको अब जब 4 से गुणा कर दोगे ना उसकी आज की आयु को, तो 15 वर्ष बाद की आयु उसकी आ जाएगी। तो मैंने जो निकाली जो ये बता रहा है कि दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी। अब वही बात आ गई, एक्स बारी एक तरफ ले आओ, इस x को दूसरी तरफ ले जाते तो 15 यहां रहने दिया, 4x यहां है, ये प्लस का x दूसरी तरफ गया तो माइनस का x, तो 3x इज इक्वल टू 15 आ गया। मेरे को x निकालना है सिर्फ, तो 3 इस तरफ जाएगा तो भाग करेगा, तो x कितना आ गया 5, और x अगर 5 है तो 5 वर्ष उसकी जो है वो वर्तमान में आयु है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा।
सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चीजों को ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से रिपीट कीजिए, लेकिन चीजों को समझते हुए चलिए, खुद करने की कोशिश कीजिए इन प्रश्नों को, है ना। जितनी ज्यादा आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दर्शाएंगे अपनी, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। 73 क्वेश्चन नंबर 73 को डिस्कस करते हैं। ये हमें कुछ ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये कुछ आंकड़े दिए हुए हमें, ये कह रहा है कि 13 है, 16 है, फिर 13 है, गलत लिख दिया, 13 16 12, 12 है, फिर 14 है, फिर 19 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 13 है और फिर 14 है। ये वाले हमें एक श्रेणी आंकड़े दिए हुए हैं, हमें इनका क्या निकालना है, माध्यक, मीडियन, है ना। मीडियन, मीडियन होता है बिल्कुल बीच वाला मान, है ना, बीच वाला मान। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास ये टर्म है 1 2 3 4 5, ये टर्म है, मेरे को बताओ बीच में कौन सी रकम आ रही है, 3, तो आप बोल दोगे बीच वाला मान। इसका मीडियन कितना आ गया, 3, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लिखी होती तो 1 4 2 5 3, अब इसका मीडियन बताओ, तो बच्चे बोलते 2 ना, ये गलत आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन होती है, सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो इसको, आरोही क्रम में ना, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में सबसे पहले इसको आप अरेंज करो, तब जाके इसका आपको आंसर मिलेगा। ऐसे नहीं कि ऐसे दे दिया, अगर ऐसे होता तब ये गलत था, 2 नहीं आना था, फिर यहां पर गलत कर जाते। तो इस एग्जांपल से इसको भी करते, सबसे पहले इसका अरेंजमेंट किया मैंने, तो सबसे छोटी कौन सी है, 12, कितनी बार है 12, 12, और यहां पर आ गया 12, 2 बार 12, ये 12 और 12 आ गया, बचा क्या, 1 बार 13, यहां आ गया 2 बार 13, ठीक है। उसके बाद 13 भी चला गया, उसके बाद 14 कितनी बार है, 3 बार, 14 14 14, ये भी आ गया, और 16 कितनी बार है, 16 एक ही बार है, तो हो गए पूरे। अब देखो अरेंजमेंट हो गई है, अगर अरेंजमेंट कर लिया मैंने, अरेंजमेंट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब देखो कितनी टर्म है, ये 3 6 2 8, तो सॉरी 3 4 4 और 4 8, एक मिस आउट हो गई, आई थिंक पूरी लिखी है मैंने, क्या क्या लिख लिया मैंने, 13 16 12 14 19 रह गया, ठीक है। तभी मैं सोचूं कि गड़बड़ी क्या हो गई। अब कितनी टर्म है देखो, ये 19 आ गई, तो 4 ये हैं, कुल मिलाकर 9 है, तो 4 इस तरफ से छोड़ो, 4 इस तरफ से छोड़ो, तो बीच में क्या आ गया 14, तो 14 इस जो अरेंजमेंट का मीडियन है, तो मीडियन कितना आ गया, m बराबर है 14, ठीक है। अच्छा ये तो थी ऑड में, अगर होती इवन में तो, जैसे यहां पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, मान लो ये होती 1 2 3 4 5 6, अब बताओ मीडियन क्या है। अब आप ऐसे क्या करोगे, 3 यहां से छोड़ोगे, 3 यहां से छोड़ोगे, तो बीच में तो बचा एक नहीं, है ना, तो फिर क्यों नहीं बचा, 3 और 4 के बीच में क्या होता है 3.5, इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया, है ना। लेकिन वो करने कैसे हैं, वो ऐसे नहीं करनी है, 2 इस तरफ से छोड़ी, 2 इस तरफ से छोड़ी, इनको दोनों को जोड़ो 7, डिवाइड कर दो 2 से, कितना आ गया 3.5। अगर इवन नंबर ऑफ, इवन बेसिकली ये जो आपके पास अरेंजमेंट हो, इसके n मतलब नंबर ऑफ टर्म इवन हो, तो आपने जो बीच वाली 2 टर्म है तो उनका सम करके उनका आधा कर देना है। अगर ऑड हो तो कुछ नहीं करना, n/2 कर देना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां पर कितनी थी 9 डिवाइडेड बाय 2 कितनी होती है, सॉरी यहां पर कितनी थी 9 थी ना, तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देनी है आपने, तो n 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 आ गया, तो 5th नंबर पर जो टर्म होगी वो हमारा आंसर होगी, तो 14, ठीक है। और अगर देखो तो मीडियन निकालने के लिए 2 फार्मूले बन जाते हैं। अगर आपको n क्या नंबर ऑफ टर्म ऑड देखने को मिले, तो आपने क्या फार्मूला बना, n + 1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म,
इस नंबर की जो टर्म है वो हमारा आंसर होगी, जैसे कि ये था। और n अगर क्या हो इवन, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, n/2 टर्म, नंबर की जो टर्म होगी वो हमारा आंसर होगी। ठीक है, तो मीडियन के लिए ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजों को समझते हुए आगे निकलेंगे। तो 74, क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम मूव करेंगे। 74 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ध्यान से पढ़िए उसको। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समचतुर्भुज क्या होती है, पहले रोम्बस। समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, ये होती है रोम्बस। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, सम मीन बराबर, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाली आकृति। ऐसी चार भुजाओं वाली आकृति, तो ये तो वर्ग भी है, तो वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। एक आयत भी है, ये सारे के सारे क्या है, ये तो नहीं, आयत तो नहीं, स्क्वायर बेसिकली वर्ग आ जाएगा सम, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। लेकिन एक कंडीशन है, वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, स्क्वायर। सभी कोण इसके देखो, सभी भुजाएं बराबर और सारे के सारे कोण भी आपस में इक्वल, सारे के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन रोम्बस में कंडीशन क्या होती है, समचतुर्भुज, कि इसकी जो भुजाएं हैं, उसकी जो भुजाएं हैं वो तो आपस में बराबर होंगी, लेकिन इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। इसके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, है ना। कंडीशन ये, सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, लेकिन जो एंगल हैं, तो मैं रोम्बस की एक प्रॉपर्टी लिख लूं कि साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक है जी, साइड इसकी इक्वल होती है, बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री, है ना। ऑल एंगल इज नॉट 90 डिग्री, है ना। जो आपके चारों कोण होंगे वो उनका वो बेसिकली 90 डिग्री के नहीं, 90 डिग्री नहीं होंगे, वो कुछ और होंगे। हाँ, सम तो 360 ही देंगे, लेकिन वो 90 के तो नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अपना, ये होता है इसके डायगोनल। ये दो डायगोनल बनेंगे, इसमें एक बनेगा D1 और एक बनेगा D2। ये वाला आ गया D2। तो जो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, इसका रोम्बस का एरिया होता है D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है। और वर्ग मात्रक, वो तो बेसिक यूनिट है, वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, हमें तो वो बोल रहा है कि मेरे पास एक रोम्बस दिया हुआ है, उसका एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 240, तो ये तो मेरे को पता है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो लास्ट में ऐड करने होते हैं हमने। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके विकर्णों में से एक जो है, मान लो एक कोई विकर्ण उसने दे दिया, मान लो D1 पता है मेरे को 16, दूसरे का पता नहीं है D2, उसको D2 रहने दो, और 2, तो हमसे तो D2 का मान पूछा है, तो बस काटो इसको। 2 यहां भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, गुणा, लेकिन वो बाद में की बात है, पहले यही कट तो जा रहा है 8। तो क्या बचा मेरे पास, तो बचा 240 इज इक्वल टू 8 इंटू D2। तो मेरे को तो डायगोनल 2 निकालना है ना, पहला मैंने 16 मान लिया, तो दूसरे का तो मेजरमेंट पूछना चाहता है हमसे, तो ये 8 यहाँ के कर रहा है, गुणा, दूसरी तरफ भाग, तो 8 एकम 8, 8 3 24, तो D2 कितना आ गया 30, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर आ गया D2 का मान। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को आप मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाता है एरिया। क्योंकि एरिया दिया था तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया, D1 मेरे को पता था, मेरे को निकालना D2 था, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, D2 को अकेला किया और हमारे पास आंसर आ गया 30 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, इस जो ये वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है 75।
तो उसको डिस्कस करेंगे। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले हेमिस्फीयर है ना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपने पाई का मान यूज करना है 3.14। ठीक है जी, हेमिस्फीयर है ना। और अच्छा, पहले ना इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार मैं आपको चीजें समझाता हूं। ये होता है गोला, गेंद देखिए, गेंद वो गोला आपने स्कूलों में जब आप खेल होती है तो उसमें गोला फेंकते हैं, वो वाला गोला है ना। वो दूसरा सर्कल वाला गोला नहीं कि कहीं पर भी आपने पेपर काट के गोला बना दिए, वो वाला गोले की बात की नहीं। ये 3D फिगर स्पेस में देख सकते हो उसको आप, ठीक है, निहार सकते हो उसको, अपने हाथों में ले सकते हो, उसको देख सकते हो कि वो कैसे फिगर बना रहा है, वो वाला गोला ना। तो इसको बेसिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बनाने का तरीका होता है, अदरवाइज ये सर्कल दिखता है इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं, ये वाला गोला। ठीक है, अच्छा जी, इसको ऐसे कर लेते हैं गोला, लेट्स सी, ये वाला गोला बन गया हमारे। ठीक है, तो एक गोला होता है और एक होता है अर्धगोला, मतलब ये होता है स्फीयर और एक होता है हेमिस्फीयर। इसका आधा कर दूं, ये वाला, ये आ गया, ये एक गोला आ गया और ये अर्धगोला, इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। मान लो आपके पास एक रबड़ की गेंद है, अगर वो पूरी है तो वो स्फीयर है, और अगर आपके पास आधी है, मान लो उसको ब्लेड में से मैंने आधा काट दिया तो वो हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है जी, इसका वॉल्यूम निकालना हो, इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। घन मात्रक तो लगेगा ही लगेगा साथ में लास्ट में, क्योंकि वॉल्यूम तो इसकी बेसिक यूनिट है ही घन मात्रक। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब इसका निकालना हो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3, अच्छा हेमिस्फीयर का निकालना हो तो क्या, इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं। 4/3 पाई आर क्यूब को आपने क्या कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना। तो मैं 2 यहीं लिख दूं, इसको डिवाइड कर दो आप, इस पूरे को आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो 2 यहीं आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 2/3 पाई आर क्यूब, घन मात्रक साथ में लिखना है। तो देखो स्फीयर का वॉल्यूम ये आ गया, हेमिस्फीयर का डिवाइड आधा कर दो, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो, आपके पास आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसका सरफेस एरिया, क्योंकि इसके कर्व तो बन रही, अब इसका देखो टोटल सरफेस एरिया ही आएगा, है ना। कर्व तो इसके अंदर बन नहीं रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए या टोटल सरफेस एरिया, वो सेम ही आने वाले हैं। तो आप चाहे कर्व की बात कर लो या फिर आप टोटल की बात कर लो, ये तो सेम ही रहेगा। तो क्या होगा, कितने खाने बन रहे हैं? एक खाने के पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बना, है ना। और एरिया है तो वर्ग मात्रक, और हेमिस्फीयर का अगर आप मेरे को पूछता वो क्या है, इसमें 2 बन जाते हैं। देखो अगर आप बॉल को काटेंगे तो एक हिस्सा तो आपको ये वाला अलग सा दिखने वाला है, फील करो ना, बॉल ली है वो कटी हुई है, तो एक तो उसके अंदर ये कर्व सा बन रहा होगा, तो कर्व सरफेस एरिया तो कितना हो गया भाई? नीचे कितने थे ये 4 पूरे बन रहे थे, तो नीचे कितने हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और टोटल बोल देता तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल निकालना होता तो ये सर्कल वाला भी ऐड कर लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एक और ऐड कर लूं, तो कितना बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। तो देखो या तो ये करना होता है, ये तो निकल आता है ना। और इसके अंदर स्फीयर के अंतर्गत आपका सरफेस एरिया चाहे कर्व हो या आपके पास टोटल, वो सेम ही होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसको रहने देते हैं, ये हमारे काम का है। ये बोल रहा है, अब देखना क्वेश्चन कैसे होता है। ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, ये जो एक अर्धगोला मैंने एक गोल सा काट दिया, उसकी त्रिज्या बता रहा है मेरे को 10 सेंटीमीटर, ये थी ना रेडियस। कुल पृष्ठ मेरे को बता रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया
कंडीशन ये है कि पाई आपने यूज करना है 3.14। ठीक है जी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर यहां होता है और एक सर्कल आ गया पाई आर स्क्वायर का, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। यूनिट तो बाद में लगाएंगे। तो 3 का मेरे को पता है, पाई का जगह मैंने 3.14 रख दिया और आर स्क्वायर 10 × 10। अच्छा, दशमलव को हटाने का तरीका 3 × 314 ही लिख दिया मैंने, और यहां से दशमलव का लगा 1 और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी 0 और 10 × 10 कितना आ गया, ये भी 100 बन गया। 100 से 100 कट गया, 3 से गुणा कर लीजिए, 4 × 3 = 12, आंसर 1 3 × 3 = 4, 3 × 9 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया इस वाले अर्धगोले का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। देखो, अगर आपने फार्मूले बनाना सीख लिए होंगे तो इनको याद करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फार्मूले याद है तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सो गाइस, ये थी हिमाचल प्रदेश का जो सीईटी हुआ जेवीटी के लिए 2020-22 बैच के लिए। उसके अंदर जो मैथमेटिक्स सेक्शन था 25 क्वेश्चन थे, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट देखो, आपको मैं बता रहा हूं ना, मैथ ए, मैथमेटिक्स हम दो चीज़ों में डिस्कस कर रहे हैं, एक मैथ ए और एक मैथ बी। ये मैंने जो है बेसिकली इसके नाम रखे हैं मैथ ए और मैथ बी। हालांकि काफ़ी बच्चों को अजीब कि मैथ ए मैथ बी क्या आ गया, लेकिन कुछ नहीं है, मैथ को पढ़ने के तरीके हैं। मैथ ए का मतलब है हम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, और मैथ बी का मतलब ये था कि हम मैथ के चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस वाली प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिलेंगे, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते जाएंगे उनका मैथमेटिक्स सेक्शन हम सॉल्व करते रहेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि देखो, हम जो यहां पर सीखेंगे उससे हम यहां रिलेट कर पाएंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उसके लेवल से अवगत रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स को पढ़ने का एक अच्छा तरीका था। तो मैथ ए के हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम 3 पार्ट आज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 3 पार्टों के में हमने जो जिस पेपर को डिस्क्राइब किया वो था जेवीटी सीईटी 2020 जो हुआ। उसके अंदर हम जो 25 क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स के थे वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पार्ट 4 से हम स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 4, उसमें हम डिस्कस करेंगे जेवीटी का जो सीईटी हुआ, सॉरी जेवीटी का जो टेट हुआ था टीईटी, कब, नवंबर में हुआ प्लस 1 जुलाई में हुआ। कब, 2019 में। ये 2 बार हुए हैं। तो इनमें जो मैथमेटिक्स सेक्शन अब पूछा गया था, इनमें जो आपके पास मैथमेटिक्स सेक्शन रहा था उसकी एनालिसिस या उसकी जो सोल्यूशन है वो करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 4 का बेसिकली आगे हमारे गाइडलाइन है कि इसके अंदर हम इन पेपरों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो टीजीटी का जो टेट होते हैं नॉन मेडिकल के, उनमें भी मैथमेटिक्स सेक्शन रहता है, तो उसको भी डिस्क्राइब करेंगे। कंटिन्यू धीरे धीरे हम इसकी तरफ मूव करते रहेंगे, ठीक है। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ी सी, लेकिन कुछ ना कुछ आ तो रहा है। ना आने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।